इतिहास की विशाल धारा में अनगिनत नाम आते हैं और समय के साथ खो भी जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल अपने शासनकाल तक सीमित नहीं रहते, वे एक युग की पहचान बन जाते हैं। मालवा के परमार सम्राट राजा भोज ऐसा ही एक नाम है। उनका जीवन केवल युद्धों की गाथा नहीं, बल्कि विद्या, संस्कृति, स्थापत्य, कूटनीति और लोक स्मृति का अद्भुत संगम है। वे उन दुर्लभ शासकों में गिने जाते हैं जिनकी तलवार भी तेज थी और कलम भी उतनी ही प्रभावशाली। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य भारत का मालवा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला ये भूभाग व्यापार, संस्कृति और सैन्य दृष्टि से रणनीतिक केंद्र था। परमार वंश यहाँ शासन कर रहा था और उसकी राजधानी धार नगरी विद्वानों और योद्धाओं का संगम स्थल थी। लगभग 980 ईस्वी के आसपास इसी राजवंश में सिंधुराज के पुत्र के रूप में भोज का जन्म हुआ। उनकी माता सावित्री बताई जाती हैं। राजघराने में जन्म लेने के कारण भोज को प्रारंभ से ही व्यापक और बहुआयामी शिक्षा मिली। बाल्यकाल में ही भोज ने असाधारण बुद्धिमत्ता के संकेत दिए। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया गया। तलवार, धनुष, घुड़सवारी और हाथी संचालन में वे दक्ष बनाए गए। साथ ही संस्कृत भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र, वेद वेदांग, आयुर्वेद और राज्य शास्त्र का अध्ययन भी कराया गया। उनके गुरुजन बताते थे कि भोज केवल पाठ याद करने वाले विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि जिज्ञासु चिंतक थे। वे प्रश्न पूछते, तर्क करते और विषय को समझने का प्रयास करते। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक विशिष्ट शासक बनाने वाले थे। परंतु राजमहल का सुख अधिक समय तक नहीं रहा। लगभग 991 ईस्वी में उनके पिता सिंधुराज का निधन हो गया। राज्य की बागडोर उनके चाचा मुंज के हाथों में आई। मुंज स्वयं एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक थे, किंतु सत्ता के गलियारों में आशंका और भय अक्सर संबंधों को बदल देते हैं। लोक कथाओं में वर्णित है कि मुंज को भय था कि युवा भोज भविष्य में सिंहासन के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसी आशंका ने एक षड्यंत्र को जन्म दिया। कथा प्रचलित है कि बालक भोज को एक विश्वस्त सेनापति के साथ वन में भेजा गया, जहां उसे समाप्त करने का आदेश था। किंतु भोज ने अद्भुत धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जांघ से रक्त निकालकर एक श्लोक लिखा और उसे मुंज तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उस श्लोक की पंक्तियां इतिहास में सुरक्षित नहीं हैं, किंतु जनश्रुति कहती है कि उसे पढ़कर मुंज का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने भोज को वापस बुलाया और अंततः उत्तराधिकारी घोषित किया। चाहे ये प्रसंग पूरी तरह ऐतिहासिक हो या आंशिक रूप से लोक कल्पना, पर यह निश्चित है कि भोज का सिंहासन तक का मार्ग सरल नहीं था। लगभग 1010 ईस्वी के आसपास भोज ने मालवा का शासन संभाला। आरंभिक वर्षों में उनका लक्ष्य राज्य को स्थिर और सुदृढ़ बनाना था। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और सेना का पुनर्गठन किया। उनके पिता को चालुक्यों के शासकों से पराजय झेलनी पड़ी थी, जो परमारों के लिए अपमानजनक मानी जाती थी। भोज ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। चालुक्यों के साथ उनका संघर्ष दीर्घकालिक रहा। वे निर्णायक विजय भले ही न प्राप्त कर सके हों, किंतु उन्होंने विरोधियों को पीछे हटने पर विवश किया और मालवा की शक्ति पुनर्स्थापित की। इसी काल में उनका सामना त्रिपुरी के कलचुरी शासकों से भी हुआ। अनेक अभियानों के बाद उन्होंने नर्मदा क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1010 से 1030 ईस्वी के बीच का समय उनके साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों, कोंकण क्षेत्र और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर उनका प्रभाव स्थापित हुआ। भोज की विशिष्टता ये थी कि वे केवल युद्ध पर निर्भर नहीं रहते थे, वे कूटनीति और प्रतिष्ठा का कुशल उपयोग करते थे। कई छोटे शासकों ने बिना युद्ध के ही उनकी अधीनता स्वीकार की। उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण मिलता था, जिससे उनकी ख्याति केवल योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति प्रेमी शासक के रूप में भी फैली। इसी समय भारत को उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित हैं कि भोज उस युद्ध में कितने सक्रिय थे, पर परंपराओं में उन्हें विदेशी आक्रमणों के प्रतिरोध की व्यापक भावना से जोड़ा जाता है। बहराइच के युद्ध का लोक वर्णन भी उसी कालखंड से संबंधित है, जहां सालार मसूद की पराजय का उल्लेख मिलता है। इन प्रसंगों में भोज का नाम एक प्रतिरोधी शक्ति के रूप में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। राजा भोज की सबसे बड़ी पहचान उनकी विद्वता है।
उन्हें एक ऐसे सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है जिसने ज्ञान को शासन का आधार बनाया। परंपरागत रूप से लगभग 80 से अधिक ग्रंथ उनके नाम से जुड़े हैं। यद्यपि सभी ग्रंथों की रचना स्वयं भोज ने की हो, ये निश्चित नहीं, पर उनके संरक्षण में ज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ को उनके साथ जोड़ा जाता है, जिसमें वास्तुशास्त्र, नगर नियोजन, मंदिर निर्माण और यांत्रिक यंत्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें स्वचालित यंत्रों और यांत्रिक संरचनाओं की कल्पना भी की गई है, जो उस युग की उन्नत चिंतनशीलता को दर्शाती है। आयुर्वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र और राजनीति पर भी उनके नाम से ग्रंथ मिलते हैं। धार नगरी उनके शासन में एक प्रकार से ज्ञान केंद्र बन गई थी, जहां दूर दूर से विद्वान आते थे। स्थापत्य कला में भोज का सबसे उल्लेखनीय योगदान भोजपुर का शिव मंदिर है। ये मंदिर अधूरा होने के बावजूद अपनी भव्यता से चकित करता है। विशाल पत्थरों से निर्मित इसकी संरचना अद्वितीय है। वहां का विशाल शिवलिंग भारतीय स्थापत्य की अनूठी मिसाल है। ये मंदिर दर्शाता है कि भोज केवल विचारक नहीं, बल्कि कार्यान्वयन में भी सक्षम थे। उनके निर्माण कार्यों में सौंदर्य और तकनीकी दक्षता का संतुलन दिखाई देता है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी भोज की दूरदर्शिता स्पष्ट होती है। भोपाल क्षेत्र की विशाल झील को परंपरा में उनसे जोड़ा जाता है। इतनी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण उस युग में करना असाधारण योजना और संगठन का परिणाम था। इससे कृषि, व्यापार और जनजीवन को स्थिरता मिली। ये परियोजना दर्शाती है कि भोज प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझते थे। लोक कथाओं में भोज को न्यायप्रिय और करुणाशील राजा के रूप में चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि वे भेष बदलकर प्रजा की समस्याएं सुनते थे। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत भी उन्हीं से जुड़ी है। आज ये असमान तुलना के लिए प्रयोग होती है, किंतु विद्वानों का मत है कि इसका मूल रूप कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तैलंग रहा होगा। समय के साथ उच्चारण बदला और अर्थ भी परिवर्तित हो गया। ये परिवर्तन दर्शाता है कि लोक स्मृति किस प्रकार इतिहास को नया रूप दे देती है। राजा भोज का उत्तरकाल संघर्षपूर्ण रहा। गुजरात के सोलंकी शासक भीम प्रथम और अन्य शक्तियों ने उनके विरुद्ध गठबंधन बनाया। वृद्धावस्था में भी भोज ने प्रतिरोध किया, पर निरंतर युद्धों और संभवतः बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। लगभग 1055 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु केवल एक शासक का अंत नहीं थी, बल्कि एक युग का समापन थी। उनके निधन के बाद मालवा वो स्थिरता और वैभव पुनः प्राप्त न कर सका। कहा गया कि सरस्वती ने अपना आश्रय खो दिया। ये कथन उनके ज्ञान प्रेम का प्रतीक है। भोज की विरासत उनके ग्रंथों, स्थापत्य कृतियों, लोक कथाओं और कहावतों में जीवित है। वे इस बात का प्रमाण है कि एक सम्राट केवल तलवार से महान नहीं बनता, विचार, संस्कृति और न्याय उसे अमर बनाते हैं। आज सदियों बाद भी जब उनका नाम लिया जाता है, तो वो केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति का स्मरण नहीं, बल्कि एक आदर्श का स्मरण है। राजा भोज उस परंपरा के प्रतीक हैं, जहां राजा केवल शासक नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का संरक्षक होता है। समय बीतता है, राजवंश बदलते हैं, पर कुछ नाम इतिहास की शिला पर अंकित हो जाते हैं। राजा भोज उन्हीं अमिट नामों में